हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला की बहुत सारी क्लासेस हम ले चुके थे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट वर्णमाला का, लास्ट क्लास है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जो होगा। जैसे पढ़ेंगे हम व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ेंगे जब वर्णमाला की टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो आज वर्णमाला का लास्ट क्लास है। तो आज वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम इसके पहले वाले लास्ट वाले क्लास में हम पढ़ रहे थे व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, व्यंजनों के प्रकार पढ़ रहे थे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उन सबको हम डिटेल से देखे, अच्छे से समझे। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रकार और वर्गीकरण में बहुत फर्क है। ठीक है, जैसे स्वर का भी वर्गीकरण हम किए थे, उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। देखेंगे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, हम देखेंगे व्यंजनों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उनका बंटवारा कितने प्रकार से किया जाता है, और जो प्रकार था उसको भी हम देखें। तो कल हम क्या पढ़े तो उसको थोड़ा से ले लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि जब तक आप पूरी चीजें नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पूरा देख के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये क्लास इक्वली इम्पोर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यूपी जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सारी चीजें पूछी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, सॉरी, वर्णमाला पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्णमाला में चल रहा था व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ चुके हैं व्यंजनों के प्रकार। जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? व्यंजनों के प्रकार। क्या पढ़ चुके हैं? व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला हम पढ़े थे अस्पर्श व्यंजन। क्या पढ़े थे? अस्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, और तीसरा पढ़े थे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चौथा पढ़े थे द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन। ठीक है, और पांचवा हम पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सब हर प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे बेसिक लेवल से जो हिंदी सीख रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास इक्वली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो बेसिक लेवल की हैं, जो आप सब पढ़ना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कोई टीचर नहीं बताता, वो सब सारी चीजें इसमें है। तो देखिए, जैसा कि हम जब इसको व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन भी लिख लेते हैं। तो व्यंजन का मूल रूप देखिए क्या होता है? का, ख, गा। इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यंजन का मूल रूप है। जब इसमें इसको हम इसके पहले वाले क्लास में डिटेल से बताए हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर ज्यादा हम नहीं बताएंगे। हम आगे देखते हैं। चा, जा, झा, या। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, न। पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ तक आप देखें ये व्यंजन है। जैसा कि हम आपको बताएंगे, एक दो लाइन और आती है, या, रा, ला, वा। ठीक है, शा, 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 हा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कितने व्यंजन हुए। तो देखिए यहाँ पर 33 होंगे। 5 5 10 5 3 15 5 24 5 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हमें ध्यान ये देना है कि वैसे तो टोटल वर्ड कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, आप कहेंगे 52। ठीक है, और व्यंजन कितने उसमें से होते हैं तो आप कहेंगे 39। स्वर कितने होते हैं तो स्वर कहेंगे 13 प्लस 13 या 11। ठीक है, 13 होते हैं पूरा टोटल स्वर, और हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। तो कुल मिलाकर कितने वर्ड हो गए? 52। स्वर इतने और व्यंजन इतने। लेकिन हमको जो व्यंजनों का वर्गीकरण करना है वो बस इतने 33।
जैसे अगर पूछेगा कि परंपरागत व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे परंपरागत व्यंजन 33 है। कितने हैं? 33 है। इन्हीं 33 व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे। देखिए, तो वर्गीकरण करने से पहले हम जान जाते हैं कि जो व्यंजनों का प्रकार पर है, कौन कौन से किसको स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन। वैसे तो हम कल लास्ट वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सबको एकदम डिटेल से पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सबका उच्चारण स्थान भी बताए थे, स्वर का भी उच्चारण स्थान और व्यंजन का भी उच्चारण स्थान, और जो इसके नीचे हलंत लगा है, क्यों लगा है, इस सबको हम बहुत डिटेल से कवर कराए थे लास्ट वाली क्लास में। तो जो बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना सोच रहा है, पढ़ने के लिए पढ़ना चाहता है, वो हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण के नाम से, वहां से जा करके आप सर्च करेंगे, आपको सारी क्लासेस एकदम सीरियल वाइज मिलेंगी और आप बहुत अच्छे से हिंदी सीख सकते हैं। देखिए, हिंदी एक हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी वैज्ञानिक भाषा भी है। हिंदी को आप गलत नहीं बोल सकते, अगर गलत बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कोई खा ऐसे लिख दे, देखिए लेखनी में भी शुद्ध लिखना चाहिए। देखिए, अगर कोई कोई खा ऐसे लिख देता है, देखिए खा तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई कोई खा ऐसे लिख देता है, गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अगर आपको खाना लिखना हुआ तो आप खाना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप खाना ऐसे लिख दिए, ठीक है, मिलाएंगे नहीं, तो खाना ऐसे लिख दिए। अगर आपको रवाना लिखना हुआ तब भी तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना। तो क्या फर्क है खाना और रवाना में? तो इसीलिए खा को ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऐसे लिखा जाएगा खाना, ठीक है। तो खा को ऐसे, लेखनी पर भी, उच्चारण पर भी, सब पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि हिंदी एक मानक भाषा है। अगर इसको थोड़ा भी आप गलत लिखे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ थे? हम थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25। इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? तो हम कल वाली क्लास में अच्छे से बताए थे। देखिए यहाँ पर पांच पांच एक लाइन में पांच पांच अक्षर है, तो पांच और पांच पूरी 5 लाइन भी है, तो 5 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 25 होता है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और अस्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क से लेके म तक है, वो सारे जो लाइन है, जो कन हम जब बोलते हैं उच्चारण स्थान, जितने भी उच्चारण स्थान सबके अलग हैं। जैसे का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, का वर्ग का, ठीक है, ये अपने अपने लाइन का वर्ग है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क्यों? क्योंकि का वर्ग अगर कहेंगे तो गा तक आएगा, चा वर्ग कहेंगे तो या तक आएगा। उसी प्रकार तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, ठीक है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो ये देख रहे हैं, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके इन सारे व्यंजनों को बोला जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद वर्गीय व्यंजन तो आप जान गए। अब आता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, हम इसको बहुत डिटेल से बताए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि आगे भी चीजें बतानी है, तो यहाँ पर हम जल्दी से ले रहे हैं। देखिए, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, इसको कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं पूछेंगे तो आप कहेंगे 4 है। कौन कौन से हैं? या रा ला वा है। और अगर पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन को और क्या कहेंगे तो इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको स्वर और व्यंजन के बीच इसका उच्चारण होता है, स्वर और व्यंजन के बीच इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ तक आप जान गए। आगे देखते हैं ऊष्मी व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्मी व्यंजन जो उष्मा, गर्मी पैदा करे, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से हवा गर्म होकर बाहर निकले, गर्म वायु बाहर निकले, या आप कह सकते हैं मुख के किसी न किसी मुख से जो हवा निकल रही है वो घर्षण करते हुए बाहर आए। देखिए, आप इसको उच्चारण करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, शा 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 हा, ठीक है, शा 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 हा। तो यहाँ पर देखिए, आप बोल रहे हैं तो मुख से हवा गर्म होकर बाहर आ रही है, गर्मी उष्मा पैदा कर रही है, इसलिए उसका नाम है उष्ण व्यंजन। पूछता है उष्ण व्यंजन कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से? स, श, स, हा, ठीक है। उसके बाद द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन होते हैं रा और ड़ा, ठीक है, ढाड़ा। इसको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, लुंठित व्यंजन, ठीक है, द्विगुणी व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो कि इसमें नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों का वर्गीकरण हम परंपरागत से जो व्यंजन माने गए हैं 33, उनके
बस उन्हीं में हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो पेपर अगर पूछेगा परंपरागत तरीके से व्यंजन कितने होते हैं तो आप कहेंगे 33। अगर पूछेगा कि टोटल व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 52। अगर पूछेगा कि टोटल वर्ड कितने हैं तो आप कहेंगे 52। हिंदी वर्णमाला में वर्ड होते हैं 52। और अगर पूछेगा कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं तो आप कहेंगे 39। स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे टोटल स्वर 13 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 को माना गया है। दो क्या है, अंक आह अयोगवा है, जिसको अनुनासिक और अनुस्वार कहते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से होता है तो उसको हम कहते हैं अयोगवा। जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन की सहायता से होता है उनको कहते हैं अयोगवा, क्योंकि वो अकेले उच्चारित नहीं होते। अगर व्यंजन में जाते हैं तो व्यंजन का सहारा लेकर उनका उच्चारण करना पड़ता है, और अगर स्वर में रहते हैं तो स्वर का सहारा लेकर उनका उच्चारण करना पड़ता है, उसी को कहते हैं अयोगवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 33 जो व्यंजन है परंपरागत तरीके से, इन्हीं में हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। और यहाँ पर हम एक शब्द देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या होता है, संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, जुड़ा हुआ है ना। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, छत, तरंग, ज्ञा और श्रा। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आप कहेंगे कितने कौन कौन से वर्ड जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से लिखा जाता है, इसको हम विस्तार से बताएं, लेकिन यहाँ पर एक ही तरीका बताएंगे। जो विस्तार से देखना चाहता है वो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड है, आप देख सकते हैं। जैसे ये जो 4 अक्षर हैं ये कितने अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो 1.5, एक सही 1/2, 1.5 अक्षरों से मिलकर बने हैं। कैसे, देखिए, ये आधा का प्लस श से मिलकर बना है, आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है, क्या आधा जा प्लस य से मिलकर बना है, श्रा, आधा शा प्लस रा से मिलकर बना है। तो आप देख रहे हैं कैसे 1.5 अक्षर से मिलकर के एक अक्षर का निर्माण हुआ है। तो क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब संयुक्त व्यंजन जान गए तो हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, व्यंजन कितने प्रकार से बोले जाते हैं, कितने प्रकार से उनका उच्चारण होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। पहला वर्गीकरण है, व्यंजनों का पहला वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब ये कह रहा है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से, सघोष, सघोष को ही घोष व्यंजन भी कहते हैं, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, और अघोष, अघोष व्यंजन। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत जल्दी भूल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे हमको याद रखना है सघोष और घोष। तो देखिए, यहाँ पर घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष या घोष भी कहा जाता है, अघोष व्यंजन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे इसको याद रखना है, इसको हम आगे देखेंगे। तो सघोष व्यंजन उसे कहते हैं कि जब स्वर तंत्रियां, ठीक है, जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करे, ठीक है, कंपन करे, उसको कहते हैं सघोष। जिस वर्ड के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन करे उसे कहते हैं सघोष। और जिस वर्ड के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन न करे, कंपन मतलब कंपन न करे, वो वहां पर उसका जोर न लगे, कंपन न करे, उसे कहते हैं अघोष। क्या कहते हैं, अघोष। ठीक है, अघोष। तो सघोष किसे कहते हैं, अघोष आप जान गए ना कि सघोष जिस स्वर के उच्चारण में स्वर तंत्री, जहां से स्वर निकलता है उस स्वर तंत्री वायु, या आप ये कह सकते हैं जहां से हम आवाज साउंड ध्वनि निकाल रहे हैं, ध्वनि यंत्र जो है उसमें कंपन अगर नहीं होता है उसे कहते हैं सघोष। अगर उसमें कंपन होता है तो उसको कहते हैं अघोष। सॉरी, जिसमें कंपन होता है उसको कहते हैं सघोष, और जिसमें कंपन नहीं होता उसको अघोष। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं।
इसको तो हम जान गए, लेकिन कौन से वर्ड सघोष है, कौन से वर्ड अघोष है, इसको हम आगे देखेंगे। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से होता है? तो ये भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन? पहला और दूसरा, अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, इस दो प्रकार के होते हैं प्राणवायु के आधार पर। जिसमें अल्प प्राण उसे कहते हैं, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प प्राण इसमें उसे कहते हैं जिसमें श्वास जो है, प्राण जो श्वास है, श्वास कम बाहर आए। ठीक है, हवा कम बाहर आए जिस वर्ड के उच्चारण में, उसको कहते हैं अल्प प्राण। जिसमें प्राणवायु ज्यादा लगे, ज्यादा बाहर आए मुख से, उसे कहते हैं महाप्राण। ठीक है, इसको तो आप जानिए। अब यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप सभी जानते हैं सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। लेकिन दिक्कत वहां आती है कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप, अगर ये ट्रिक आप याद कर लिए तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि कैसे किसे सघोष, कौन सा वर्ड सघोष है, कौन सा अघोष, कौन सा अल्प प्राण, कौन सा महाप्राण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सघोष। सघोष, सघोष को ही कहते हैं, सघोष को ही कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? सघोष को ही कहते हैं घोष। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अघोष, उसके बाद लिखेंगे सघोष, उसके बाद देखिए यहाँ पर अघोष रहेगा, उसके बाद लिखेंगे अघोष, उसके बाद लिखेंगे सघोष। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नीचे यहाँ पर अल्प प्राण, फिर लिखेंगे महाप्राण, महाप्राण। तो ये ट्रिक है। आप यहाँ इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अघोष लिखेंगे, फिर उसके बाद सघोष, सघोष को ही घोष कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्प प्राण लिखेंगे, महाप्राण लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सघोष में, अघोष में 1 2 3, और यहाँ पर लिखेंगे 4 5। बस ये गिनती, ये डिजिट याद रखना है, 5 ही तक याद रखना है, ज्यादा नहीं। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण में आप जितने भी ओड नंबर, विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1 3 5, इसको लिखेंगे, और महाप्राण में लिखेंगे 4 5। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको बस 5 गिनती याद रखनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख लेना है अघोष, यहाँ पर लिख लेना है सघोष, यहाँ पर लिख लेना अल्प प्राण, यहाँ पर लिख लेना है महाप्राण। अब अघोष में 1 2 3 लिखेंगे, सघोष में 4 5। ठीक है, जो संख्या बचेंगी 2 इसमें और 3 इसमें। उसके बाद अल्प प्राण में लिखेंगे सारे ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, देख रहे हैं विषम संख्या है, विषम संख्या 1 3 5, और यहाँ पर 2 और 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर जितने सम संख्या है उसको लिखेंगे सम संख्या। ठीक है, इतना आप कर लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम डिजिट लिखे, आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम किसमें देखिए, हम किसमें, ये जो 33 वर्ड हैं, इन्हीं 33 वर्डों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं 33 वर्डों में ही वर्गीकरण पढ़ेंगे, इन्हीं 33 वर्डों में ही होता है अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जैसा बताए कि पहला का वर्ग है, का वर्ग का ये पहला अक्षर है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा है, पांचवा, इसी प्रकार सारे वर्ड में है। तो जो 1 2 3 लिखने का मेरा मतलब है कि मतलब ये जो 25 है, यहाँ तक पहले हम देख लेते हैं, 25 का से लेकर माँ तक। ठीक है, वर्गीय व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन है, उसमें ही हमें ये ढूंढना है, उसी में हम अघोष सघोष को बताएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी हम बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ फोकस करेंगे का से माँ तक। तो देखिए 1 2 3 जो लिखे हैं, तो ये हर वर्ग का पहला दूसरा और तीसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या है? अघोष है। ठीक है, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं कि 1 2 3 याद रख लीजिए। 1 2 3 क्या है? अघोष है। 1 2 3 अघोष है। तो 1 2 3 क्या है? हर वर्ग का तीसरा अक्षर अघोष है, हर वर्ग का तीसरा अक्षर अघोष है। उसके बाद देखेंगे सघोष क्या है? 4 और 5, 4 और 5। तो जो ये हर वर्ग का चौथा और पांचवा अक्षर है वो क्या है? अघोष है। ठीक है, अघोष है। उसके बाद आता अल्प प्राण महाप्राण।
अल्पप्राण कहता है कि हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। अगर आप इसमें याद करेंगे तो भूल जाएंगे, आपको बस ये डिजिट याद रखना है, नंबर याद रखना है, इसी नंबर से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए पहला तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। उसके बाद दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। इसको आप देख रहे हैं सम संख्या है, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। अब देखिए अब आता है यारा लावा। यारा लावा को बोलने में कम, अब यहाँ पर अघोष सघोष को छोड़ देंगे, आ जाएंगे अल्पप्राण महाप्राण में। तो यारा लावा क्या है? अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा है अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण है, क्या है? अल्पप्राण है। और उसके बाद महाप्राण क्या है? देखिए इसमें प्राणवायु हवा ज्यादा लग रही इसलिए क्या है? महाप्राण है। जितने भी ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श श श हा, ठीक है, सॉरी श श श हा, यहाँ हा को आप छोड़ देंगे। हा महाप्राण नहीं है। हा एक ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण नहीं है, लेकिन महाप्राण नहीं है लेकिन वो अघोष सघोष में आता है। किसमें आता है? सघोष में आता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सघोष और महाप्राण दोनों में आता है, एक में नहीं आता है। ये जो हा है दोनों में आएगा, महाप्राण और सघोष दोनों में आएगा, इसको आप याद रखना है। यहाँ पर आप देख लें ऊष्म व्यंजन में बस हा को हटाना है, हा क्योंकि सघोष और महाप्राण दोनों में आएगा। अब हम देखेंगे कि जितने भी महाप्राण है वो होते हैं अघोष। ठीक है, जितने भी महाप्राण है वो होते हैं अघोष, और जितने भी अल्प प्राण है वो होते हैं सघोष। वो क्या होते हैं? सघोष। जितने भी अल्प प्राण है वो होते हैं सघोष। क्या होते हैं? सघोष। देखिए बस आपको इतना लिखने के बाद आपको एक एरो महाप्राण वाला एरो कट करके लगाना होगा, तिरछा लगाना होगा अघोष के बाद। अब यहाँ पर जितने भी महाप्राण होते हैं वो होते हैं सघोष अघोष, और जितने भी अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं सघोष। और एक चीज बस और ऐड रखना है, आपको याद रखना है कि जितने भी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर क्या आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे, और क्या होंगे? सघोष होंगे। इतना तो आप याद ही रख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का ट्रिक हमारा यही था कि व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से यहाँ पर किया गया था। पहला घोषत्व के आधार पर, दूसरा प्राणवायु के आधार पर। घोषत्व के आधार पे था सघोष और अघोष, और उसके बाद प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण था वो था अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, किसको कहते हैं इसको हम समझ गए। अब हमें बस इतना याद रखना था कि सघोष की में कौन कौन से वर्ड आएंगे और अघोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे। यहाँ पर हमको 3 डिजिट इसमें याद रखना है, 2 डिजिट इसमें। तो देखिए 3 नंबर अघोष में 1 2 3, सघोष में 4 5। उसके बाद नीचे लिखिए अल्पप्राण, फिर लिखिए महाप्राण। अल्पप्राण में आप विषम संख्या बस 5 ही अक्षर याद, 5 क्यों 5 याद रखना है? क्योंकि ये 5 5 का पूरा वर्ग है, इसीलिए इसी 5 में हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, का से लेके मा तक। उसके बाद जो सारी चीजें हैं उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में विषम संख्या ले लीजिए 1 3 5, महाप्राण में सम संख्या 2 4। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जितने भी महाप्राण है वो होते हैं अघोष, और जितने भी अल्पप्राण है होते हैं सघोष। और अल्पप्राण में कौन कौन से आएगा? अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इसमें हवा कम निकलती है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद महाप्राण में ऊष्म व्यंजन में हवा ज्यादा निकलती है, सा श श तीनों श आएंगे, ह नहीं आएगा। ह सघोष भी होता है, महाप्राण भी होता है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ तक आप जान गए। तो आज के बाद से आपको कभी नहीं भूलना है कि सघोष क्या है, अघोष क्या है, कितने व्यंजन आते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से 2-3 बार आप कॉपी में इस ट्रिक को बनाइए, लिखिए, आपको अब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी और कभी भी नहीं भूलेंगी, आपको पेपर तक काम देंगी। तो चीजों को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक याद रखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, दोहराना है, देखना है और उसको पढ़ना है, तभी आपको सारी चीजें याद रहेंगी। आपको रटना नहीं है, बस समझना है। एक बार इस ट्रिक को खुद समझिए, खुद बनाइए, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर आपको ऐसे और भी क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।